हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हमने वनस्पति के अंतर्गत भारत में वन अधिनियमों को जाना था। उसी के साथ हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को भी देखा था और साथ ही उसके अंतर्गत हमने एफआरआई की स्थापना और कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना को जाना था। भारत में वन अधिनियम के साथ साथ वन नीतियों को भी अपनाया गया। तो आज बात करेंगे हम भारत में वन नीतियों की। तो भारत की वन नीति सबसे पहले ब्रिटिश काल के दौरान ही शुरू की गई थी। तो मैं यहां पर लिखते हुए चलता हूं। सबसे पहली भारत देश में सबसे पहली जो नीति अपनाई गई वो अपनाई गई 19 अक्टूबर 1894 में। 19 अक्टूबर 1894 में। और ये जो नीति थी 1893 की वोल्टर रिपोर्ट पर आधारित वोल्टर रिपोर्ट पर आधारित 1894 से पहले 1878 में भी ब्रिटिश सरकार ने एक नीति बनाई थी, लेकिन उस नीति में क्या था, वनों के संरक्षण की कोई बात नहीं करी गई थी, बल्कि वनों के दोहन की ही बात उसमें थी। तो उसी के बाद 19 अक्टूबर 1894 में इसको पहली वन नीति कहते हैं, स्वतंत्र भारत से पहले की, जो देश में लागू हुई 19 अक्टूबर 1894 में। और ये जो नीति थी हमारी वोल्टर रिपोर्ट पर आधारित थी। और इस नीति के अंतर्गत वनों का जो अधिकार था राज्य को दिया और इस नीति में वनों के प्रबंधन के साथ साथ कृषि सुधार पर भी नियम बनाए गए। कृषि सुधार पर भी नियम बनाए गए। वनों का अधिकार जो था राज्य के पास था और इनको प्रत्येक वर्ष राजस्व दिया जाता था। ये जो राजस्व दिया जाता था, सबसे पहले वनों के प्रबंधन के लिए और साथ ही कृषि सुधार के लिए भी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। भारत की जो पहली वन नीति अपनाई गई 1894 में, जो 1893 की वोल्टर रिपोर्ट पर आधारित थी। और इसमें वनों का अधिकार राज्य के पास था और प्रत्येक वर्ष राजस्व राज्य को दिया जाता था कृषि के सुधार के लिए और वनों के प्रबंधन के लिए। इसके बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली नीति बनी वो बनी 1952 में। 1952 से पहले स्वतंत्र भारत के बाद वर्ष 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना करी गई
1948 के बाद 1950 में या 1950 से वन महोत्सव को शुरू किया गया। इसमें प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त के महीने में ऐसी भूमि जो बंजर हो या फिर जहाँ पर वन नहीं है, तो उन जगह पे नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे वनों को लगाया जाता है। जुलाई से अगस्त के महीने में वन महोत्सव हम मनाते हैं। 1950 के बाद स्वतंत्र भारत की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई, पहली वन नीति आई, वो आई 12 मई 1952 में। यहाँ पर मैं लिखते हुए चलता हूँ। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 12 मई 1952 में अपनाई गई। बारह मई 1952 में, और इस नीति के अंतर्गत देश के 1/3 भूभाग में, भौगोलिक क्षेत्र में या फिर 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन का होना आवश्यक माना। जो 1952 की नीति थी, उस नीति में 1/3 भूभाग में वनों का होना आवश्यक माना, जिसमें पर्वतीय भाग में 60% वन, मैदानी भाग 20% वन और पठारी भाग में 40% वन का होना आवश्यक था। पर मैदानी भाग जहाँ कृषि की जाती है, कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, उसमें 20% और पर्वतीय भाग में 60% और पठारी भाग में 40% वन का होना आवश्यक था। तो इतना आपको समझ में आ गया स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 12 मई 1952 में, जिसके अंतर्गत जो नीति थी, जो नियम थे, वो थे कि संपूर्ण भारत देश के 1/3 भूभाग पर वनों का होना आवश्यक था, जिसमें से पर्वतीय भाग में 60%, मैदानी भाग में 20% और पठारी भाग में 40% वनों का होना आवश्यक था। और इस नीति के अंतर्गत, इस नीति को बनाने की जो आवश्यकता थी, वो थी ब्रिटिश सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन करना, और साथ ही देश में जो वनों का ज़्यादा दोहन किया गया था, उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने की। तो इसी नीति की जो आवश्यकताएं थी, यहाँ पर मैं आपको वो आवश्यकताएं भी बताता हूँ। तो इस नीति की जो सबसे पहली आवश्यकता थी, वो थी भूमि का सही उपयोग।
करने की, भूमि का सही उपयोग करने की आवश्यकता। और दूसरी थी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता। और जो तीसरी आवश्यकता थी वो थी वनों का प्रबंधन। और थी स्थानीय लोगों के लिए जलाऊ लकड़ी, पशुचारण, उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता। और इन सब चीज़ों के लिए प्रत्येक वर्ष राजस्व की भी आवश्यकता सरकार को थी। तो प्रत्येक वर्ष वन रोपण आदि राजस्व की आवश्यकता। तो ये थी 1952 की नीति को अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। भूमि का सही उपयोग, उसके बाद अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना, साथ ही वनों का सही तरीके से प्रबंधन करना, और इसी के अंतर्गत स्थानीय लोगों के लिए जलाऊ लकड़ी या पशुचारण की उचित व्यवस्था करना, और इन सब के लिए प्रत्येक वर्ष वनारोपण आदि कार्यों के लिए राजस्व की आवश्यकता करना था। इसी नीति के अंतर्गत इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने वनों को इस नीति के अंतर्गत 4 भागों में बांटा। वनों के जो टाइप्स बताए वो थे 4 भागों में इसको वन को बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद राष्ट्रीय वन, नेशनल फॉरेस्ट, तीसरा है विलेज फॉरेस्ट, ग्राम वन, और चौथा है वृक्ष क्षेत्र, ट्री लैंड। यहां पर मैं लिखते हुए आपको बताते हुए चलता हूं। जो पहला है वो है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नीति के अंतर्गत वनों को 4 प्रकारों में बांटा। ठीक है, तो जो पहला है, जैसा कि मैंने बताया, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इस वन की जो आवश्यकता थी वो थी भौतिक और जलवायु से संबंधित आवश्यकताएं। भौतिक और
भौतिक और जलवायु संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस वन के प्रयोग में लाना। और जो दूसरा फॉरेस्ट है वो है राष्ट्रीय वन, नेशनल फॉरेस्ट। इस वन की वनों से आर्थिक स्थिति को में सुधार करने की आवश्यकता के लिए इस वन को राष्ट्रीय वन के अंतर्गत कैटेगरी में रखा गया। तो राष्ट्रीय वन आर्थिक वनों से आर्थिक स्थिति के लिए, वनों से आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है विलेज फॉरेस्ट या फिर ग्राम वन। ग्राम वन की जो आवश्यकता थी वो थी, आप समझ ही गए होंगे, स्थानीय लोगों के लिए वनों से जो उनके जलाऊ लकड़ी और पशु के लिए, जानवरों के लिए जो चारा उपलब्ध होता है, उस चीज़ की आवश्यकता के लिए इसको ग्राम वन के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इसको स्थानीय लोगों की ज़रूरत के लिए, स्थानीय लोगों की ज़रूरत के लिए इसको ग्राम वन के प्रकार में रखा गया। और जो चौथी है वो है, मैंने आपको बताया, वृक्ष क्षेत्र या फिर ट्री लैंड। ये ऐसा क्षेत्र होता है जो बंजर है या फिर वहाँ पूरी भूमि जो है वहाँ की खाली है, खाली लैंड है। उसमें प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त के महीने में वन महोत्सव को मनाना। जुलाई से अगस्त के महीने में वन महोत्सव को मनाना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्री लैंड है, वृक्ष क्षेत्र को जो चौथे प्रकार में रखा गया, इसमें क्या करते थे, प्रत्येक वर्ष जो वन महोत्सव को शुरू किया गया तो जुलाई से अगस्त के महीने में ऐसी बंजर भूमि या खाली पड़ी बेकार भूमियों में वृक्षों को लगाया जाता है। तो इसीलिए इसको चौथे प्रकार के रूप में रखा गया, वृक्ष क्षेत्र। और इसमें क्या होता है, जुलाई से अगस्त के महीने में वन महोत्सव को मनाया जाता है। इसके बाद 12 मई 1952 की नीति के बाद 1976 में सामाजिक वानिकी की स्थापना करी गई। यहां पर मैं आपको टू द पॉइंट चीज बता रहा हूं। जो 1948 में केंद्रीय वानिकी की स्थापना करी गई और 1976 में सामाजिक वानिकी की स्थापना करी गई, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्नीस सौ 76 में सामाजिक वानिकी की स्थापना करी गई। जो 1952 की नीति के अंतर्गत ही थी। जो ये सामाजिक वानिकी है, ये कहें कि 1952 की जो वन नीति थी उसी में इसको
ऐड किया गया। और इसके अंतर्गत क्या होता था, मैदानी भागों में जो कृषि होती थी उस कृषि भूमि के किनारों में वनों को लगाना, साथ ही नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे और रोड के किनारे भी वृक्षों को लगाना इस वानिकी के अंतर्गत अपनाया गया। तो इसको 1950 में ही ऐड करा गया। 1952 की जो वन नीति थी उसी में 1976 की सामाजिक वानिकी को ऐड किया गया पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए। 1952 के बाद भारत सरकार ने दूसरी वन नीति को अपनाया। दूसरी वन नीति जो अपनाई 1988 में। 1988 में संशोधन वन नीति या फिर भारतीय वन नीति 7 दिसंबर 1988। और इस नीति का जो आधार था वो था वनों का संरक्षण करना और वनों के विकास और साथ ही वनों का प्रबंधन करने का इस नीति का आधार था। वनों का संरक्षण, वनों का प्रबंधन करना। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को में संतुलन बनाए रखना। और इसके अंतर्गत वायुमंडल के भाग को भी शामिल किया गया। इस नीति के अंतर्गत वायुमंडल के भाग को भी शामिल किया गया। अब यहाँ पर मैं इसके मुख्य उद्देश्य लिखते हुए बताता हूँ। मुख्य उद्देश्य सबसे पहला पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। और इस पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के अंतर्गत ही वायुमंडल को भी शामिल किया गया। वायुमंडल को भी शामिल किया गया। और इसके बाद जो इसके अगला मुख्य उद्देश्य है वो है विविध किस्मों के वनों और जीव जंतुओं के साथ साथ पेड़ पौधों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना। किस्मों के पेड़ पौधों और जीव जंतु साथ साथ वनों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना।
संरक्षित करना। तो संशोधन वन नीति या इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 7 दिसंबर 1928 का आधार जो था वनों के संरक्षण करना और उनके प्रबंधन करने के साथ साथ वनों के विकास पर बात करी गई और मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखना और इस संतुलन के अंतर्गत वायुमंडल को भी शामिल किया गया और विविध किस्मों के पेड़ पौधे जीव जंतुओं के साथ साथ वनों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित करना। इसके साथ इसी के अंतर्गत एक नाम और आता है, वो है जॉइंट फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो वन विभाग और स्थानीय लोगों वन विभाग स्थानीय लोगों को एक साथ शामिल वन आंदोलनों में शामिल करने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 1928 जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसी फॉरेस्ट पॉलिसी के बाद हमें आज जो वर्तमान में अपने स्टेट का जो डेटा हमें प्राप्त होता है या फिर वनों से संबंधित जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो 7 दिसंबर 1928 की फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पर ही मिलते हैं। इसमें वन सर्वेक्षण देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्विवार्षिक रूप में प्रत्येक 2 साल के बाद द्विवार्षिक रूप में डेटा को निकालता है। यहाँ पर मैं लिखते हुए आपको समझा देता हूँ। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 साल के बाद द्विवार्षिक रूप में प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2 साल में द्विवार्षिक रूप में वनों की स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्तमान में जो हमारे पास सबसे लेटेस्ट द्विवार्षिक रूप की जो वनों की स्थिति की जो रिपोर्ट है वो है 2019 की। 30 दिसंबर 2019 को भारतीय वन सर्वेक्षण ने द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 2019 में द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और ये जो 2019 की रिपोर्ट है ये 16वीं रिपोर्ट है। परीक्षा में इसी से कई बार प्रश्न बन चुके हैं और इसी से प्रश्न बनते हैं। द्विवार्षिक रिपोर्ट
2019 की जो रिपोर्ट है वो 16वीं रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2017 में, जो थी 15वीं रिपोर्ट। जो कौन सी थी? 15वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि हमें वनों से संबंधित या वनों की स्थिति और उसके आंकड़े की जो जानकारी मिलती है वो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा मिलती है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है। इसके द्वारा हमें अपने स्टेट की या फिर पूरे भारत के स्टेटों की जानकारी हमें मिलती है 1928 की वन नीति के अनुसार। तो जो 30 दिसंबर 2019 को जो द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो 16वीं रिपोर्ट थी, और इससे पहले जो रिपोर्ट आई भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा वो आई 15वीं रिपोर्ट 2017 में प्रकाशित करी गई थी। तो इनके जो डेटा हैं, इनके जो आंकड़े हैं, इससे भी आयोग कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2015 और 2019 के आंकड़े बताते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2017 15वीं रिपोर्ट तो 2017 में जो 15वीं रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित करी गई थी उसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 24,295 वर्ग किलोमीटर में वनाच्छादन था या फॉरेस्ट कवर था। जो कुल क्षेत्र का 45.43% था। कुल क्षेत्र का 45.43% था। और 2019 की जो 16वीं वन रिपोर्ट है इसके अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24,303.04 वर्ग किलोमीटर पर वनाच्छादन है, जो वनाच्छादन का 45.44% है। तो यहाँ पर मैं लिखते हुए चलता हूँ 24,303.04 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन है, जो कितना प्रतिशत है? 45.44% है। ये हमारी लेटेस्ट रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो प्रकाशित करी गई थी 30 दिसंबर 2019 को। तो इस प्रकार क्या है, 2017 की रिपोर्ट और 2019 की रिपोर्ट में जो कुल वनाच्छादन है उसमें जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है? 8.04 की 8.04 की वनाच्छादन में वृद्धि हुई है। और प्रतिशत में अगर बात करें तो प्रतिशत में कितनी है? 0.01% वर्ग किलोमीटर। वनाच्छादन 0.01% की वृद्धि हुई है। तो ये था हमारा 1928 के अंतर्गत जो भारतीय वन सर्वेक्षण द्विवार्षिक रूप में वनों की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है, उसका एक वनाच्छादन का फॉरेस्ट कवर एरिया का छोटा सा डेटा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम
आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने राज्य की फॉरेस्ट के बारे में, राज्य की वनस्पति के बारे में, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ऊंचाई और तापमान के सापेक्ष उनको कितने भागों में बांटा गया है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।